जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 79 और आज का लेक्चर है हमारा तरतीब के लिहाज से लास्ट लेक्चर है, लेकिन कवरेज के लिहाज से सेकंड लास्ट, क्योंकि चैप्टर 10 हमारा रह गया तो जिसमें दो लर्निंग, छोटा सा लेक्चर है, चैप्टर है, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसमें, लेकिन बहरहाल कवर तो करना है। तो चैप्टर 10 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 17। ठीक है, तरतीब के लिहाज से लास्ट, कवरेज के लिहाज से सेकंड लास्ट। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज कवर करने हैं। कल भी आपका लेक्चर होगा, रूटीन के शेड्यूल के मुताबिक होगा। ठीक है, कल वैसे अगर आप मुझे 2 लेक्चर कंडक्ट करवाने देना, कल रूटीन में तो हो गए जोहर तक, जोहर के बाद आपका लेक्चर रख लें, कोई प्रॉब्लम? ओके, शाबाश, हाइब्रिड क्लास से भी आवाज आई अरसे बाद, बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, फिर मंडे को क्लास नहीं होगी, जाहिर है कल अगर खत्म हो गई तो फिर मंडे को क्लास नहीं होगी। कल प्लान कर लूं, जोहर के बाद डन। कंपनी लॉ, हाँ कंपनी लॉ का भी एक्स्ट्रा लेक्चर रख लेते हैं कल। फिर एक मिनट, मैं पहले कंपनी लॉ का प्लान कर लूं। इसमें कौन सा चैप्टर है? एक ही चैप्टर रह गया। हाँ एक, हाँ कल कल ठीक है। कल डीएसआर का, कल आपका एक तो रूटीन लेक्चर होगा, ठीक है, जिस रूटीन में होता है। कल इतवार है हालांकि, लेकिन एक रूटीन, और फिर जोहर के बाद एक लेक्चर होगा डीएसआर का, एक होगा। कितने स्टूडेंट्स सिर्फ डीएसआर पढ़ रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स जो है वो डीएसआर और लॉ दोनों पढ़ रहे हैं? ओके ओके, चले ठीक है। तो कल 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 फिर एक्स्ट्रा लेक्चर भी लिखते हैं। तो कल फिर परसों आपके डीएसआर और लॉ की क्लास नहीं होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की होगी, आपकी नहीं होगी। ठीक है जी भैया, ये नोट कर लीजिएगा, मैंने क्लास में जो अनाउंसमेंट की प्लान, ताकि उस लिहाज से कर लें, क्योंकि एक एक चैप्टर ही है। ओके चलिए जी, ओके, बल्कि स्टार्ट है, लेक्चर तो चालू है, लेक्चर ओके 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 ओके। पहले क्विज, कल के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा ये देखते हैं कि क्या आप उसको समझ पाए हैं कि नहीं। सीआरएन लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हो सकता है आपको कोई प्रीवियस टॉपिक का क्वेश्चन भी मिल जाए, क्योंकि रिवीजन भी हम थोड़ा टेस्ट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करें जी, लिख लिया? पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, एसी की कूलिंग नहीं आती इधर, एसी नेक्स्ट सेशन में इधर लग सकता है? जरा पूछिए। नहीं नहीं, अभी रहने दे, अभी ना लगाए, अभी ना लगाए, अभी रहने दे, पूछ लीजिएगा उनसे। ठीक, कह रहा है कोई भी कंट्रोल डिजाइन करने से पहले सिक्योरिटी टीम को लिस्ट करे मेलवेयर, इनसाइडर मिसयूज, हार्डवेयर फेलियर, ए सिस्टम फेस रैंक्स ईच बाय लाइकलीहुड, यानी पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। भाई आज का लेक्चर भी हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड है। ओके, कह रहा है इन द आईटी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस व्हिच स्टेप इज दिस? रिस्क असेसमेंट। पहला स्टेप क्या? रिस्क आइडेंटिफाई करो, असेस करो, कौन सा रिस्क छोटा, कौन सा रिस्क बड़ा। हाँ? ये तो मुझे पागल लग रहा है। टीम किस चीज को ओवरलुक कर रही है? कॉस्ट बेनिफिट। 50 लाख लगा के 3 लाख बचा लिया है। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई सरकारी महकमा होता है, आपको पता है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ बैठ के क्या सब्जी का रेट पूछ रहे होते हैं। हाँ हाँ, टमाटर 20 रुपये महंगा तो नहीं बेच दिया है भैया। इधर तो बिजनेस है, यहाँ तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। मॉनिटरिंग टूल, मॉनिटरिंग टूल्स क्या होते हैं? सिस्टम के ऊपर नजर रखने के लिए कि सिस्टम ठीक ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, मॉनिटरिंग टूल्स के बाद एक ऑप्शन है
कि रियल टाइम डैशबोर्ड में सारी सिचुएशन नजर आ रही हो। एक ऑप्शन है डे एंड पे, वीकेंड पे, मंथ एंड पे रिपोर्ट जनरेट हो रही हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी ऑप्शन चाहिए? दोनों ही चाहिए। तो आज के लेक्चर में अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगी तो आप हैरान तो नहीं होंगे? पक्का? ओके। अच्छा, और अगर आज के लेक्चर में सारे कंसेप्ट लगभग वही हो जो पहले पढ़े हुए हैं तो आप हैरान तो नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे। ओके। आईटी जनरल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन में कोई चैलेंज भी फेस करना पड़ते हैं? नहीं, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाती, मसले मसाइल इसमें भी होते हैं। पैसों का मसला है, आंखों का मसला। अच्छा, पैसों, कोई कंसेप्ट इसने आंखों से लिंक किया हुआ है, ये ऐसे नहीं इसके मुंह से ये अल्फाज निकले। हमने भी स्टूडेंट लाइफ में अजीबो गरीब अल्फाज निकाले होते हैं। बात का तो ऐसा किसी को बता भी नहीं सकते। दोस्त कहता था कैसे रिवाइज किया, बता नहीं सकते थे। क्या प्रॉब्लम है? लेगेसी सिस्टम के साथ करंट सिस्टम की कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, और क्या? पायलट रन चलाओ। पायलट रन पता ना क्या होता है? ट्रायल रन। ट्रायल रन विद इन आवर सेवरल सिस्टम क्रैश। क्या वीकनेस थी? न्यू कंट्रोल मस्ट बी पायलट टेस्टेड एंड इंटीग्रेटेड बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट। चल पढ़, क्या मतलब? नहीं, पुराना कंसेप्ट लग रहा है रिवीजन वाला। जेसन फाइल, ये तो क्या था? इस सेमी स्ट्रक्चर था ना? हाँ, टैग यूज होते हैं। Why increase happened? What? Why happened? What can happen? What? हाँ जी, what happened कौन सा वाला टूल होता था? डिस्क्रिप्टिव। Why happened? ये why वाला है तो डायग्नोस्टिक हुआ ना फिर। ये भी रिवीजन वाला क्वेश्चन था, है ना?
क्या जी, करेक्टिव कंट्रोल है, पता है हमें। प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंटिव होती तो अटैक होने ही ना देते, वो फायरवॉल होता फॉर एग्जांपल। डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉब्लम। ये तो आसान है, क्या प्रॉब्लम है? स्टाफ ट्रेनिंग। आईटीजीएस इम्प्लीमेंटेशन में स्टाफ ट्रेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है हरी थर्ड और फोर्थ गलत है, आपको भी यही लग रहा है? ईयरली रिव्यू से जीरो डे थ्रेट कौन से होते हैं भला? जो हैकर को पहले पता चल जाए, कंपनी को भी पता नहीं चले। चौथा कहाँ से ठीक हो गया? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, हाँ जी गलत है। नॉर्मली रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एक तो कंटेक्स्ट नहीं उसने दिया, और दूसरा ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। नॉर्मली स्टार्टअप छोटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे रेगुलेटरी कंप्लायंस का रिस्क कम होता है इसमें। यूरोपियन वाला क्वेश्चन आ गया। वैरायटी के वेलोसिटी, डाटा गवर्नेंस का टॉपिक भी था कोई। फोर्थ तो कंफर्म गलत है, ये तो मुझे पता है।
थर्ड सही है कि गलत? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये भी सही है। ओके ओके ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये भी रिवीजन वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं टॉपर्स की तरफ। जी शाबाश, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। प्रीवियस चैप्टर का टाइटल क्या था? आईटी जनरल कंट्रोल। ओके, पहले रिस्क होना चाहिए कि पहले कंट्रोल? बाद में कंट्रोल होना चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, आई कि आपने पहले कंट्रोल बताया बाद में, कोई इशू नहीं है। क्योंकि असल में रिस्क को जब डिस्कस करता है ना, तो रिस्क के साथ कंट्रोल की सजेशन भी मांगता है। आपने देखा होगा केस स्टडीज के अंदर अक्सर, और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में भी देखा होगा, अक्सर केस स्टडी के अंदर जब वो आपसे कोई इशू आइडेंटिफाई करने को कहता है तो उसके साथ उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी पूछता है, कंट्रोल भी पूछता है। तो इसका मतलब रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल की जरूरत है। क्या आईटी जनरल कंट्रोल्स आपको याद हैं, समझ लिए हैं? अगर आपने इससे पहले आईटी जनरल कंट्रोल और जो रिस्क की डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी की थी वो कंसेप्ट पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चैप्टर तकरीबन आपकी रिवीजन ही समझे। चैप्टर 17 ये किस चीज से लिंक कर रहा है? ये है आईसीटीज रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने में आईसीटी का रोल क्या है? अब आईसीटी क्या बोला है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए और इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू गेट इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और आगे किसी ना किसी को सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो वो कह रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी को हम रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं? अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? आपने हासिल कैसे करना है, गेट, हाउ टू गेट, और कम्युनिकेशन मतलब सेंड कर, यानी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, सेंड करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी को यूज करो सब बोलेंगे आईसीटी। क्या रिस्क मैनेजमेंट में आईसीटी यूज टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है? रिस्क मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, यस। अगर खास तौर पे रिस्क टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो उसको मैनेज करने के लिए क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते? रिस्क टेक्नोलॉजी वाला हो तो उसको मैनेज करने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो यही वो सिखा रहा है आईसीटी का क्या रोल है, यानी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका क्या रोल है। यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होगी कि किस तरीके से आपको ईमेल आ रही है, रिपोर्ट किस तरीके से बन रही है, आपका कोई डैशबोर्ड है जिसपे सेंट्रलाइज सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा कहाँ पे बैकअप हो रहा है, किस किस को उसके पास एक्सेस, ये सारे के सारे क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न से मुराद जहां कहीं इस डीएसआर में लफ्ज मॉडर्न आ जाए समझने टेक्नोलॉजी बेस्ड की बात कर रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जहां पे टेक्नोलॉजी यूज, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा मॉडर्न। रिस्क मैनेजमेंट इन मॉडर्न
टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको बताएगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। मॉडर्न बिजनेस में सबसे पहले क्या बताएगा इस चैप्टर के अंदर? मॉडर्न बिजनेस में रिस्क कौन कौन से? क्या हमने रिस्क पहले पढ़े हुए हैं? कौन कौन से रिस्क एक बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं बताएं? साइबर सिक्योरिटी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, फिजिकल रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, रिस्क और रिस्क, रिस्क से पहले रिस्क, रिस्क के बाद रिस्क, रिस्क के ऊपर रिस्क, नीचे रिस्क, रिस्क ही रिस्क पड़े हुए हैं, वही आएंगे दोबारा। गुड न्यूज नहीं, गुड न्यूज के बैड न्यूज? आपने मुझे बता, बैड न्यूज क्या मतलब? नए रिस्क आने चाहिए, किधर है? नए रिस्क आने चाहिए क्या? आपने मुझे बताना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में क्या लिखा, क्या सिखाएगा भला? कितनी तरह के रिस्क मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ते हैं, आपने मुझे बताना है कि किसमें से कौन सा रिस्क नया था। ये भाई ने बताना है, नहीं ये पढ़ने वाला शरीफ भाई, ये इसने बोला होगा, इस भाई ने बताया, ये भी शरीफ आदमी लग रहा है, कोई बात नहीं, बता देना, बता दे। क्या बताना है भला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ के? जो रिस्क नहीं पढ़ा वो बता। जो रिस्क नहीं पढ़ा वो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या होगा? आईसीटीज रोल इन रिस्क। कहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में तो मैंने आपको ये बताया कि कितनी तरह के रिस्क हो सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या बताएगा? आप रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, रिस्क को, लेकिन किस तरीके के जरिए से? आईसीटी के जरिए से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जरिए से रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या? एक डाटा इकट्ठा करके, डाटा के जरिए से डाटा ट्रांसफर, किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होगी हमें, तो इसमें हम रिस्क आइडेंटिफाई, इसमें क्या सिखाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में? आईसीटीज रोल इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जैसे रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई, रिस्क कौन कौन से आइडेंटिफाई होंगे ये 2 में नहीं बताएगा, ये किधर बताएगा? 1 में। कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिस्क फेस कर सकती है, ये कहां बताएगा? 1 में। हम उस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से वाला इसमें से अप्लाई होता है, कौन सा नहीं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। क्या खुद ही आगे कोई बता दिया करेगा हमें कि हमें अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, अपना इंफॉर्मेशन का जाल फैलाना चाहिए। क्या फैलाना चाहिए? इंफॉर्मेशन का जाल, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन ऐसे रिस्क है जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, पहले जाल बिछाना चाहिए जासूसों का, मुखबिरों का, पता चल जाए इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो हम पे अटैक करना चाहते हैं। ऐसा है कि जब अटैक करें तब पता चल जाए। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, पुराने ज़माने आईसीटी तो नहीं होते थे, तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होते थे? कौन सी रियासत बगावत करने वाली है, कौन से लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं तख्ता उलटने के लिए, वो जासूसों का, मुखबिरों का जाल होता था। आज के दौर में रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए जासूसों और मुखबिरों को नहीं इस्तेमाल किया जाता, किसको इस्तेमाल किया जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे बताएगा कि कैसे आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर रिस्क आइडेंटिफाई कर लेना काफ़ी है कि उसे रिपोर्ट भी करना चाहिए, प्रेजेंट भी करना चाहिए। रिपोर्ट तो भाई रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो वो एक होता है रफ वे में प्रेजेंट करना, एक है एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना। क्या करना? प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना। ओके, ये है रिस्क रिपोर्ट। भाई रिपोर्टिंग अहम चीज है कि नहीं है? नहीं, मेरा तो हाल है रिस्क जैसे मर्जी आइडेंटिफाई करके सामने रख दे मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकती है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, रिपोर्टिंग में जाहिर असेसमेंट भी आएगी। अब जैसे फर्ज कीजिए भाई, वो भाई जो नहीं है, उन भाईजान की हो गई शादी, उसके बाद उन्होंने बेगम से कहा खाना लेके आओ। पहली ऑप्शन, बेगम ने क्या किया? चावल डाल ले, चावल के ऊपर डाला सालन, ऊपर डाल दिया रायता, और ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? सारी चीजें मिल तो रही है, साथ सलाद
और उसके बाद हमारे घर में ना जब छोटे होते थे तो मस्जिद में से आते थे वो बच्चे, तो उनके पास एक डोल सा होता था, वो घर घर से खाना, तो जो भी खाना होता था ना तो उसमें मैं अक्सर हैरान होता था तो जाके अलग अलग कैसे करते होंगे ये। ठीक है, तो वो नहीं करते होंगे, मैं इस नतीजे में पहुंचा कि नहीं करते थे। एक तरीका तो ये है प्रेजेंटेशन का, भाई चीजें तो इस वे में भी प्रेजेंट हो गई। एक तरीका कार क्या है कि भाई ट्रे हो, उसके हर अलग अलग जो है प्लेट अलग, चावल के लिए अलग, सालन के लिए अलग बाउल हो, चम्मच अलग हो, पानी का गिलास अलग, सारी बताइए चीजें तो वही है, क्या प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ा? एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है हमारा कि रिस्क आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन रिस्क आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है, उसको बाकायदा तरीके सलीके से रिपोर्ट भी करना है ताकि आपको पता चले टोटल कितनी तरह के रिस्क है, कौन सा रिस्क किसको इफेक्ट कर रहा है, किसका इंपैक्ट ज्यादा है किसका कम है, एनालिसिस करना आसान होगा, आसान होगा। तो ये रिस्क आइडेंटिटी, ये तो आपको बताएगा कितनी तरह के रिस्क दुनिया में होते हैं, यहाँ बताएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिस्क आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे उन रिस्क को प्रेजेंट करना, रिपोर्ट करना सिखाएगा। फिर क्या सिखाएगा? मैनेज कैसे करना है, सजा संवार के रख दिया ये काफी, मैनेज कैसे करना है भाई, उसको कंट्रोल कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, खत्म कैसे करना, ये भी सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? और एंड में कह रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, कहता है सारी चीजें अगर ना भी याद रख सको ना जो इस चैप्टर में आपको सिखाई है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस याद कर लो काफी है कि रिस्क मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिस, आईसीटी के जरिए से रिस्क मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो स्टार्ट करें जी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या सीखना है हमने? रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में रिस्क मैनेजमेंट लिखा है नहीं करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो 4 में जाके क्या करेंगे? इधर तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि दुनिया में कौन कौन से रिस्क होते हैं, इधर क्या दिया जा रहा है, इधर क्या आपकी कंपनी में कौन कौन से रिस्क हैं ये आइडेंटिफाई करना सिखाएगा। यहाँ पे क्या सिखाएगा? रिपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे मिटिगेशन स्ट्रेटजी, और एंड पे बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्टार्ट करें कौन सा, और आपने मुझे बताना कि ये इनमें से कौन सा रिस्क आपके लिए नया था। हर रिस्क के बाद पूछूंगा रिस्क, भैया कंपनी को ऊपर क्या कहानी बता रहा है, ऊपर यही बता रहा है कंपनी को बहुत तरह के रिस्क फेस करना पड़ते हैं, बस यही। मसलन साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क पड़ा है, कौन से रिस्क होते हैं ये? डाटा से रिलेटेड रिस्क, डाटा की डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड रिस्क, ओके। ऑनलाइन रिस्क, ओके, जैसे डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच का मतलब क्या है? हैकर हमारे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, डाटा ब्रीच है। हाँ, प्राइवेट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी लॉ भी होती है इससे। रैंसमवेयर अटैक, ये क्या होते हैं? हमारे डाटा को क्या कर देते हैं? लॉक कर दे, टेक्निकल वर्ड बोल रहे हैं, लॉक कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को, और फिर क्या कहते हैं कि आपको प्राइवेट की तब देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। जैसे होता है ना अगवा बराए तावान, ये है हैकिंग बराए तावान। हैकिंग सिर्फ तावान के लिए नहीं होती, और भी बड़े कामों के लिए होती, ठीक है। बात कंपैरेटर्स एक दूसरे की हैकिंग करते हैं, डाटा कॉन्फिडेंशियल, ताकि पता चले कि क्या डीलिंग चल रही है, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग का मतलब क्या है? फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग में जो फर्क बता देगा इंशाल्लाह खसूसी दवा इस दफा पास होने की उसके लिए। फिशिंग एंड सोशल, अच्छा आपने बताना है ये फिशिंग है कि सोशल इंजीनियरिंग है। मैं फोन कर रहा था, बैठा टू टू टू, फोन उठाओ फोन उठाओ, भैया मैं हबीब बैंक से बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट जो है वो लॉक हो चुका है और आपका केस स्टेट बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर उधर पहुंच गया तो 3 महीने लग जाएंगे इसको रिलीज करने में। अगर आप अभी अपना सिस्टम अनफ्रीज करवाना चाह रहे हैं तो अपना यूजर ने पासवर्ड हमें बताइए ताकि हम यहाँ से आपको क्लियर कर दें। सोशल इंजीनियरिंग क्लास में हम बाद में बात करेंगे, शाबाश, तो पहले क्यों नहीं बोल दिया है? सारी बात सुनने के बाद है बात में। ये है सोशल इंजीनियरिंग, क्या है? और फिशिंग क्या है? कोई बात नहीं करेगा, ईमेल से, मैसेज के जरिए से, मैसेज बातचीत के जरिए से नहीं,
ऐसे इसके जरिए से, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग समझे किसी हद तक ये हनी ट्रैप आपने सुना होगा, उससे मिलती जुलती चीज है। असल में इंसानों को के दिमाग को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी का काम करवाना, ये है सोशल इंजीनियरिंग। इंसान आगे चलते हैं। इनसाइडर थ्रेट, ये कौन सा थ्रेट है? क्या हमें अपने लोगों से थ्रेट है क्या? वो अनजाने में या जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कहते हैं एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, घर जाके क्या करता है वो सारा डाटा तबाह कर देगा, डाटाबेस, प्रोडक्शन डाटाबेस। बताइए ये थ्रेट हमने, इनमें से कौन सा थ्रेट नया था? पढ़े हुए थे पहले? पक्का? चले आगे शायद नया हो। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या है? कि कंपनी की जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है वो, आपको याद है आज के क्विज में वो केस स्टडी थी छोटी सी, जिसमें उसने कहा था हॉस्पिटल 9 दिन के लिए बंद रहा था। अब इमेजिन करें 9 दिन तक जिस मरीज का ऑपरेशन होना था पहले दिन, 9 दिन तक उसका ऑपरेशन, क्या हालत होगी उसकी? क्या हालत? नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने जुगाड़। ऑपरेशनल रिस्क भाई कैसे? ऑपरेशनल रिस्क की टाइप्स क्या है? किस किस वजह से ऑपरेशनल रिस्क प्रॉब्लम? सिस्टम फेलियर, मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। याद आ गया मुझे, दुख पढ़ते पढ़ते दुख याद आ जाता है अपने। 2 दिन से घर का सोलर सिस्टम खराब पड़ा है। कल उसको मैंने कहा, फोन किया, कहने लगा सर हफ्ता तो आज छुट्टी है हमारी। अब ये क्या है? हार्डवेयर, पता नहीं क्या वो बैटरी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो शायद कोई केबल का मसला है या पता नहीं बैटरी डेड हो गई है क्या है। बहरहाल तो सिस्टम फेलियर भी इसी चीज का नाम है। क्या? हार्डवेयर। भाई मोबाइल चलते चलते आपका क्या हुआ? गिरा और फिर उसके बाद नहीं चला, चलने के काबिल नहीं रहा, ये क्या है? सिस्टम फेलियर। सप्लाई चेन डिसरप्शन क्या है? वेंडर से चीजें सप्लाई होने में डिले आ जाए, किसी वजह से डिले आ, ये क्या है? सप्लाई चेन। आईसीटी क्या करेगी? आईसीटी फिर आप आईसीटी से कैसे पता चलेगा सप्लाई चेन डिसरप्शंस का? कैसे, कौन सी टेक्निक टूल यूज होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे आईओटी डिवाइसेस के साथ, सप्लाई चेन की डिसरप्शन के बारे में पता चल जाएगा। प्रोसेस इनएफिशिएंसी का मतलब क्या? प्रोसेस आपका स्लो है, लेंथी है, मैनुअल है, ये है। इसको हल कैसे कर सकते हैं प्रोसेस इनएफिशिएंसी मसले को? ऑटोमेशन के जरिए से। कोई नाम, हाँ पूरा नाम बताएं। रोबोटिक प्रोसेस आपके जो प्रोसेस रूटीन के हैं, टाइम टेकिंग है, उनके क्या करें? उन्हें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। वैसे तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमसे रिस्क पूछे हैं कि स्ट्रेटजीज भी पूछी हैं। अगर रिस्क पूछे हैं तो सिर्फ रिस्क बताएंगे क्या भैया प्रोसेस में इनएफिशिएंसी हो सकती है लॉन्ग प्रोसेस की वजह से और स्लो प्रोसेस की वजह से। लेकिन अगर कहें स्ट्रेटजी भी बताओ तो फिर स्ट्रेटजी भी बताएंगे। इनएफिशिएंट प्रोसेस की, लॉन्ग प्रोसेस की, वेस्टेज की क्या स्ट्रेटजी है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटो। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना है, अगर पूछे कि मुझे रिस्क के साथ स्ट्रेटजी भी बताओ, फिर स्ट्रेटजी भी बतानी है, वरना नहीं बतानी। अक्सर क्या करता है, पार्ट ए में पूछता है रिस्क, पार्ट बी में पूछता है स्ट्रेटजीज। अगर पार्ट ए में रिस्क के साथ ही स्ट्रेटजी फिट कर देंगे तो पार्ट बी में सोच रहे होंगे इधर क्या लिखना है ना। तो पहले सारे पार्ट पढ़ के डिसाइड करना है कि किस पार्ट में क्या लिखना है। डन। ये थे हमारे ऑपरेशनल रिस्क। क्या ऑपरेशनल रिस्क समझ आया आपको? कौन कौन से हैं? सिस्टम फेलियर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, सप्लाई चेन डिसरप्शन, किसी वजह से जो वेंडर से सप्लाई मिलती है डिस्टर्बेंस आ गई, जल्जला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सप्लायर ब्लॉक हो गए रास्ते, फ्लड की वजह से सप्लायर का सप्लाई नहीं दे सकता। और तीसरा क्या? प्रोसेस इनएफिशिएंसीज। क्लियर? ये ऑपरेशनल रिस्क पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे लग रहा है शायद ना पढ़ा हो। पक्का पता है? पढ़ा था तो समझ आ गया होगा आपको। कितना पहले समझ आया ना अब समझ आया? कि पहले समझ आ गया था इसलिए अब भी समझ आ गया, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है ना, नहीं समझ आया तो मुझे आ गया। प्रोसेस इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? वेस्टफुल या स्लो प्रोसेस। शाबाश। फास्ट कैसे करें? फास्ट कैसे करें प्रोसेस को?
एक की बजाय 2 बंदे लगा दें। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, शाबाश। नेक्स्ट कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या है? रेगुलेटरी वायलेशन होगी और इन वायलेशन की वजह से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रिस्क है कि नहीं? पहले पढ़ा हुआ है। उसका हल बताएं, टूल्स क्या है? ये रेगुलेटरी वायलेशंस का कहाँ वो होता था कि क्या रेजटेक होता था, क्या होता था? रेजटेक बोलते हैं या रेगटेक? रेगटेक शायद, रेगुलेटरी है तो रेगटेक होगा। रेगटेक याद है? रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस टू टेक्नोलॉजी। वो उसने नहीं लिखा हुआ लेकिन हमारे जहन में आ गया। एग्जाम में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, कौन कौन से रिस्क इसमें आएंगे? लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, रिस्क है। और लॉ हमें पेनल्टी इंपोज करेगा, फाइन देना पड़ेगा, वो रिस्क है। पहले रेपुटेशनल डैमेजेस भी, हाँ कंप्लायंस रिस्क। इसने नहीं लिखा हुआ, भूल गया होगा, हमें याद आ गया, हम लिख सकते हैं। क्या पहले कहीं पढ़े थे ये रिस्क? कहां पढ़े थे? प्रीवियस किसी चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नहीं याद लेकिन ये याद है पढ़े थे। अच्छा ओके, इसको भी कर ले। ये तो सारे पढ़े पढ़े। फाइनेंशियल रिस्क नहीं पढ़ा होगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? पैसों का नुकसान। वैसे लीगल पेनल्टी नीचे फाइनेंशियल रिस्क में आ जाती तो अच्छा था, नहीं? चलो कोई बात नहीं, जिधर उसने आई कैप, अपने आई कैप दोनों में लिख दे। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? क्या आपके पैसे कैसे कैसे जाया हो सकते हैं? चोरी हो जाए, फ्रॉड। मार्केट वोलेटिलिटी, प्राइस में इंक्रीज आ गया सडन, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जो लोन लिया था, परचेज प्राइसेस इन्फ्लेशन हो गई, यह है मार्केट वोलेटिलिटी। इकोनॉमिक डाउनटर्न क्या है? रिसेशन। रिसेशन की वजह से डिमांड चीजों की कम हो जाती है। डन? कुछ कुछ समझ आया? मुझे बताइए इकोनॉमिक डाउनटर्न का आईसीटी से क्या ताल्लुक है? इकोनॉमिक डाउनटर्न से बिजनेस इफेक्ट होगा। आईसीटी कैसे इसमें हमारी हेल्प कर सकता है? प्रेडिक्ट, यानी रिसेशन आएगा बाद में, पहले पता चल जाएगा। आईटी में इतनी, आपका मतलब आईटी ना हो गया नजूमी हो गया है, तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है भला? कर सकता है। ये सुनना चाह रहा था। कौन सा एनालिसिस? प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और प्रेडिक्टिव एनालिसिस में सितारों की चाल देख के बताता है कल क्या होगा। ऐसा नहीं करता, पास्ट डाटा को देख के बताता है। पास्ट डाटा, क्या पास्ट डाटा की बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? यस, जैसे आई कैप करता है। कहता है 2022 में स्टूडेंट्स ने यही टॉपिक छोड़ा था, 2023 में यही टॉपिक छोड़ा था क्योंकि मुश्किल था, 24 में भी यही टॉपिक छोड़ा था क्योंकि एंड पे टीचर ने पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा हम तो रिवीजन कर रहे हैं, एंड वाला बाद में देखेंगे, उसकी बारी नहीं आई। 25 में भी यही टॉपिक छोड़ा, 26 में आई कैप ने उन्हीं में से क्वेश्चन दे दिया और 26 का स्टूडेंट परेशान है, यार ये आई कैप को कैसे पता चला कि मैंने यही टॉपिक छोड़ा था और इसी में से क्वेश्चन दे दिया, जो टॉपिक छोड़ा था उसी में से। कैसे? प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बेस क्या है? पास्ट ट्रेंड। समझे? तो जो आइडिया आपके जहन में आया है ना, फ्लॉप आइडिया, कि मैं ये टॉपिक तैयार कर लेता हूं, ये रहने देता हूं, इस चैप्टर में से पिछली दफा सवाल आ गया, इस दफा तो नहीं आएगा, और इस चैप्टर में पिछले 3-4 दफा से नहीं आया तो इस दफा भी नहीं आएगा, है? जिसमें पिछली दफा आ गया उसमें से भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिछली दफा आ गया। और जिसमें से 3-4, अब ये सोच है ना, 3-4 टाइम से नहीं आया, इधर भी नहीं आया, बाकी रह क्या क्या? बाकी 4-5 टॉपिक किए, उनमें से 2-3 सवाल आए, बाकी आए थे नहीं थे। तो ये जो ख्याल आपके जहन में आते हैं ना, आइडियाज, ये आपके जो पुरख महाराज थे उनके जहनों में भी आ चुके थे, वो भी ये साइंस लगा चुके थे। और आई कैप क्वेश्चन वाइज डाटा मेंटेन करता है, आपको पता है ना? आई कैप को पता है किस चैप्टर में से कौन से कंसेप्ट बच्चे छोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ, हम नहीं बताते, हम क्यों बताएंगे उसको, हम नहीं बताते, आई कैप को खुद ही पता चल जाता है।
तो क्या ये इकोनॉमिक डाउनटर्न प्रेडिक्ट कर सकता है, पहले से तैयार हो जाए, मार्केट में चेंजेस का एनालिसिस कर सकता है? ये बिल्कुल ओवरऑल कि किस कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज है, ये चेंज किस काम आएगा फाइनेंशियल रिस्क हमारे, कि अगर जिन प्रोडक्ट्स में ज्यादा चेंजेस आ रही हैं हम अगर उनको यूज करते हैं हमारा बिजनेस से इफेक्ट होता है, हम उसकी हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग से मुराद होता है कि बस हमने कुछ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है जी। हमें पता है पास्ट ट्रेंड के बेस के ऊपर कि भैया बड़ी ईद के करीब जो चिकन है इसका रेट बढ़ जाता है और टमाटर वगैरह का रेट भी, टमाटर प्याज का रेट भी बढ़ जाता है। ये कैसे पता चला? मार्केट में रेट चेंज हो जाते हैं। पास्ट ट्रेंड डाटा एनालिटिक्स, हमने सारी सब्जियों का डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म किया, तो अब इसकी बेस पे क्या करेंगे, पहले से खरीद के रख लेंगे फ्रिज में, जहां पे 90% जगह बकरे के लिए है, 10% इन चीजों के लिए भी मैनेज हो जाएगा कि नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश, ये आपसे ही उम्मीद थी। लाखों का ये सिस्टम और इससे हमने 500 रुपये बचा लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल दे रहा हूँ, वरना जाहिर है आप अप्लाई तो नहीं करेंगे ना उस, तो समझ, तो ये समझ आ गया आपको फाइनेंशियल रिस्क। ये मुझे लगता है ये नई चीज थी, या एग्जाम्पल कम से कम नहीं थी, रिस्क पुराना था, सब्जी वाली एग्जाम्पल नहीं। ओके चले, स्ट्रेटजिक रिस्क। स्ट्रेटजिक रिस्क है भाई, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या करती है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? वो सिर्फ फैसले करती है, काम शाम कोई नहीं करती, ये तो आपको पता ही होगा। जो जितना टॉप लेवल पे जाए तो क्या करता है, उतना ही काम करता है। मुल्तिफा तो आपने सुना होगा, कबूतर दरख्त के ऊपर बैठा हुआ सुकून से जिंदगी गुजारा, नीचे से जो है चूहा गुजरा, उसने कहा अच्छा कबूतर बड़े सुकून से बैठा हुआ है, जिंदगी गुजारा, वो भी दरख्त के नीचे आके सुकून से बैठ गया, बिल्ली आई चूहे को खा गई। बिजनेस लेसन क्या है? अगर आप सुकून से बैठ के कुछ भी नहीं करना चाहते तो आपको टॉप लेवल पे बैठना पड़ेगा, ठीक है? आप लोअर लेवल पे बैठ के सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकते, बिल्ली आके खा जाएगी। चले, स्ट्रेटजिक रिस्क क्या? स्ट्रेटजिक भाई, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजिक रिस्क क्या होगा? पुअर डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, पुअर डिसीजन मेकिंग। वे एग्री करते हैं? फिर क्या? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया, लोग नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम पुरानी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में याद रखें एरर रेट्स कम होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है, आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो क्विकली मीट हो सकते हैं अच्छे तरीके से। कंपैरेटिव थ्रेट्स क्या है? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया, यह है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। अच्छा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और कंपेटिटर ने अडॉप्ट कर लिया, हम आगे ना निकल सके, इसका इतना दुख नहीं होता। हाँ हाँ, दोनों फेल हो जाए, फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप, फॉरएवर फ्रेंडशिप। भाई स्ट्रेटजिक रिस्क समझ आ गए? ये मुझे लग रहा है नया रिस्क था कि पहले पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, ये मुझे क्यों नहीं याद, ये पहले पढ़ा हुआ था। स्ट्रेटजिक रिस्क, स्ट्रेटजिक बादाम का, ओके 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 ओके, चलिए जी। अच्छा, ये भी आपने सुना होगा कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकलमंद हो जाएं तो दूसरों को धोखा देने का मौका दें अपने आप को। ICT's रूल इन रिस्क आइडेंटिफाई। भाई रिस्क, इतने तो हमने आइडेंटिफाई करने हैं हमारे बिजनेस को, कौन से रिस्क है, रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क कि नहीं करने? कैसे कैसे कर सकते हैं, सुन लीजिए। डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग के जरिए से, डाटा एनालिसिस करके, बहुत सा डाटा होगा उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, हम कहेंगे भैया ये डाटा गुड होता है, यानी फर्ज कीजिए पूरी फैक्ट्री की सैलरीज है हर एम्प्लॉय की, हम कहेंगे भैया फैक्ट्री में एम्प्लॉय की सैलरी होती है 40,000 के लगभग, ओवर टाइम मिला के 60,000 बन जाती है, छुट्टियां कटा के 20,000 तक भी हो जाती है, तो 20,000 से
60,000 तक की एवरेज रेंज है सैलरी की। अगर इससे बाहर कोई वैल्यू हो तो वो रिस्की आइटम है, अनयूजुअल है, और मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई गलती हुई है कैलकुलेशन करने में, उसको आइडेंटिफाई कर लें। मुझे बताइए, ये डाटा एनालिटिक्स करेंगे परफॉर्म तो क्या रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि नहीं? यानी ऐसे एम्प्लॉयज जिनको 1.5 लाख सैलरी मिल गई, जिनको बल्कि 3.5 लाख सैलरी मिल गई, पता चला 35,000 थी, छुट्टियां की थी, 40 के बजाय कट कटा के 35,000 होनी थी, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, तो जिसकी 40,000 सैलरी थी उसकी डिडक्शन होके उसे 3.5 लाख मिल गई। कह दे सुभान अल्लाह। है 40,000 सैलरी थी, डिडक्शन होके 3.5 लाख मिल गई। क्यों? एक्स्ट्रा हो सकता है कि नहीं? ऐसे एक्स्ट्रा 1 0 डबल, कभी फोन में नंबर आप टाइप कर रहे हो तो बाजू का तीसरा की गलती हो जाए, कैलकुलेटर पे तो आपको हर सवाल में ऐसे होता है ना? घर नहीं होता, टेस्ट में होता है ऐसे। तो ये मुझे बताइए, क्या डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने से और मॉनिटरिंग से क्या रिस्क सामने आ जाएंगे? उसको बताना पड़ेगा ये नॉर्मल रेंज है, इस रेंज से बाहर जो भी ट्रांजैक्शन आइटम होगी, डाटा एनालिसिस करो हमारे सिस्टम में सारे दिन में किस किस ने लॉग इन किया। जिसने 9 से 5 के दरमियान में लॉग इन किया वो नॉर्मल रेंज है, जिसने 5 बजे के बाद किया चलो वो भी समझ में आता है, लेकिन जिसने रात को 10 और 3 बजे के दरमियान में लॉग इन किया वो समझ नहीं आता, वो एबनॉर्मल, उसको आइडेंटिफाई करो। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग से। डाटा एनालिटिक्स से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, डाटा को एनालिसिस करके। भाई वो तो हर तरह का डाटा होगा, कैसे रिस्क आइडेंटिफाई होंगे? डाटा एनालिटिक्स एनालिसिस के जरिए। डन? आप कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओके ओके ओके, मैं समझा शायद रिस्क विजुअलाइजेशन कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से। है विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? रिस्क को देखना। अगली रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग से भी रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, 24/7 मॉनिटरिंग। क्या रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल है? बंदा हर वक्त ऐसे स्क्रीन को देखता रहता है, आउटसोर्स कर सकते हैं। ओके, और क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेशन हो जाए सिस्टम के अंदर? अच्छा बताइए, टेक्निक्स कौन सी है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए? आईडीएस क्या करेगा? 24/7 मॉनिटरिंग। अच्छा ये याद रखिए एक चीज, रियल टाइम मॉनिटरिंग में लाजमी नहीं कि मॉनिटरिंग इंसान करे, मॉनिटरिंग सिस्टम भी कर सकता है। फायरवॉल आपका क्या करता है? जब भी ये नेट के साथ कनेक्ट हो कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहता है। क्या करता है? ट्रैफिक मॉनिटर करता है, जो सस्पिशियस ट्रैफिक हो उसको उधर ही रोक देगा। अब फायरवॉल बेसिकली इंसान तो नहीं है, मॉनिटरिंग कर रहा है कंटिन्यूस। किस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है? कि जब हमने इंटरनेट पे कनेक्ट हुए, हमारा नेटवर्क इंटरनेट का हिस्सा बना, तो इंटरनेट में कहीं कोई ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर ना आ जाए, कोई सस्पिशियस। तो वहां पे जो हमारे गांव की तरफ सड़क आ रही होती है ना, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट बैठा होता है जो हर गाड़ी को देख रहा होता है, और जो मशकूक नजर आए उसे रोक लेता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फायरवॉल। तो एक एग्जांपल है, असल में क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्या? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी। और दूसरी एग्जांपल क्या है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी? सीएम क्या है? बहुत से जगहों से डाटा कलेक्टिवली। सीएम का कंसेप्ट क्या है? आपके डिफरेंट सिस्टम है, हर सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक जगह पे आए और वहां पे आप मॉनिटरिंग कर रहे हो। कलेक्ट एनालाइज लॉग फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम एंड जनरेट अलर्ट्स। इसकी एक अपडेटेड एक है सीएम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन सारी जगहों से इकट्ठी करना, एनालाइज करके रिपोर्ट करना। इसी को अगर कोई ग्राफ की फॉर्म बना दे, ग्राफ टाइप, डायग्राम टाइप, तो फिर ये विजुअलाइजेशन चार्ट बन जाता है। वो इसकी अगली। तो बताइए, क्या आईडीएस और सीएम क्या ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं? करते हैं कंटिन्यूस, हर वक्त, लगातार, 24/7। रात के 2 बजे भी? बिल्कुल।
हाँ, क्योंकि वो सोते हैं, कंप्यूटर थोड़ी सोचते। हाँ, सीए का स्टूडेंट भी नहीं सोता। ये शाबाश, अच्छा लिंक। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब क्या है? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब, प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्ट करना। रिस्क को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? प्रेडिक्ट, बस बस बस। 2 दिन गलती से कॉलेज से 5 बजे निकल गया और मुझे एक अजीब बात पता चली, अगर रात को 11 बजे कॉलेज से निकले ना घर के लिए, तो घर तक का डिस्टेंस है 10 मिनट का, और अगर 5 बजे निकले कॉलेज से घर जाने के लिए तो डिस्टेंस है 35 मिनट का। इससे क्या पता, ये प्रेडिक्ट किया। फिर इससे मैंने प्रेडिक्ट किया क्या, मैंने कहा अगर शाम को ट्रैफिक की वजह से टाइम ज्यादा लगता है ना, तो सुबह के टाइम पे भी ऐसा ही होगा कि अगर जो स्कूल टाइम है, जो ऑफिस टाइम है ना, उस टाइम पे आप निकलेंगे सड़कों पे रश ज्यादा। ये क्या किया? प्रेडिक्ट किया। किस बेस पे प्रेडिक्ट किया? पास की बेस पे। लेकिन फिर मुझे पता चला जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती है ना गर्मियों की, उस समय आप उस टाइम पे निकल सकते हैं, रश नहीं होता। 10 मिनट का सफर 10 नहीं तो चलो 15 मिनट में हो जाएगा, 35 मिनट तो नहीं लगेंगे। अब ये क्या इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब ये इंफॉर्मेशन कैसे, चले मैं तो छोटी इंफॉर्मेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कोरियर कंपनी है जिसने कंटिन्यूसली 24/7 लगभग पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर, क्या उसके लिए इंफॉर्मेशन अहम है कि नहीं? वो अगर 5 बजे उसने अपना कोरियर वाला निकाल दिया, उसकी तो फ्यूल की कॉस्ट जो है वो दोगुना से ज्यादा बढ़ जाएगी, होगा कि नहीं? तो क्या वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम प्रेडिक्ट कर सकती है कि किस टाइम पे हमारा एवरेज जो व्हीकल टाइम है, फ्यूल टाइम होगा वो कितना होगा, कितनी फ्यूल कॉस्ट इनकर होगी और किस टाइम पे फ्यूल कॉस्ट कम होगी? क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर इसको इस्तेमाल करते हुए वो जो मोस्ट एफिशिएंट वे होगा, रूट होगा, मोस्ट एफिशिएंट रूट होगा, या उधर से डिलीवरी करेंगे, या जो मोस्ट एफिशिएंट टाइम होगा उस टाइम पर डिलीवरी करेंगे। कस्टमर को 5 का जो है फॉर एग्जांपल पार्सल 7 बजे मिल जाए, 8 बजे मिल जाए, उसको शायद इतनी इशू नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए ये चीज रेलिवेंट है, उसकी कॉस्ट है दोगुना से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या है? ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर। ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर क्या करते हैं? रिस्क को क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। कैसे स्कैन करने के? वो हमने वल्नरेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था कोई, वो क्या कंसेप्ट था? हाँ, वीकनेसेस के स्कैन करें और फिर पैच करें, पैच की भी बात की थी हमने। तो कुछ टूल्स हैं जो आपके सिस्टम को पीरियडिकली स्कैन करते हैं और उसमें से जो भी वीकनेसेस होंगी वो आपको रिपोर्ट कर देंगे। स्कैन करेंगे, ये 24/7 हो लाजमी नहीं है। ऑटोमेटेड का ये मतलब नहीं होता कि कंटिन्यूस होगा। ऑटोमेटेड जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बैकअप का कंट्रोल का है, हर 24 घंटे बाद मेरा सारा डाटा जो है वो क्लाउड में बैकअप हो जाए, ये चल रहा है, मुझे पता भी नहीं है ये चल रहा है, पता मैं एक दफा मैंने सेटिंग कर दिया, मैं सिर्फ ये चेक कर लेता हूँ कुछ दिनों के बाद बैकअप ऑटोमेटिक। क्या ये कंटिन्यूस बैकअप है? नहीं, बैकअप नहीं। अभी मैं नोट्स बनाऊंगा, शाम रात तक वो अपडेट नहीं होंगे, अपलोड नहीं होंगे, बैकअप नहीं। तो कंटिन्यूस होना और चीज है, ऑटोमेटिक होना और चीज है। ऑटोमेटिक का मतलब है खुद से ही एक दफा इंस्ट्रक्शन दे दी, हफ्ते बाद ये काम करो, महीने बाद करो, वो ऑटोमेटिकली करेगा। और कंटिन्यूस का मतलब क्या है? लाइव। तो पहले हमने मॉनिटरिंग जो थी वो कंटिन्यूस थी, लाइव। अब ये जो स्कैनिंग है ये क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड स्कैनर क्या करते हैं? आपके सिस्टम को कुछ अरसे के बाद, वो आपकी मर्जी है, जब आप महीने बाद या हफ्ते बाद स्कैन करते हैं, उसमें से जो उन्हें लूप होल नजर आए आपको रिपोर्ट कर देंगे कि सर ये ठीक कर लें। जैसे ये ऐसे है जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल किया और हम हफ्ते में एक दफ़ा उसे कहते हैं हमारे पूरा स्कैन कर ले सिस्टम को, वो स्कैन करता है, जहां जहां वायरस नजर आए हमें बता देता है, ऐसा ही है। तो ये है वल्नरेबिलिटी स्कैनर। एक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल। आपको याद है वो बताया रेड टीम और ब्लू टीम। आईटी में जब सिस्टम को टेस्ट करना होता है ना कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हाँ सिमुलेट, तो हमें अपनी सिक्योरिटी टीम में डिवाइड कर देते हैं। रेड जैसे होता है ना, प्रैक्टिस करनी हो तो हमारी ही टीम के बैट्समैन अलग हो जाते हैं, बॉलर अलग हो जाते हैं, बॉलर उन्हीं बैट्समैन को आउट करने, हालांकि एक ही टीम है,
लेकिन इससे क्या प्रैक्टिस होती है, एक दूसरे बैट्समैन कैसे सोचता है, बॉलर कैसे सोचता है, समझ आता है, आगे चल के दूसरी टीम के साथ मैच खेलने में हेल्पफुल होती है इन्फॉर्मेशन। उसी तरह टीम अलग अलग कर दें, इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। आप रेड टीम का टारगेट होता है सिस्टम को ब्रेक करना, रेड टीम एक तरह से विलन टीम होती है, और ब्लू टीम का टारगेट क्या होता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। फिर देखते हैं कौन सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। नहीं हैकर्स की तरह सोचते हैं, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, सिमुलेशन, यह है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके साथ चाहे लिख ले रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, वल्नरेबिलिटी स्कैन, क्या इनसे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से, पेनिट्रेशन टेस्टिंग से इश्यूज आइडेंटिफाई हो सकते हैं, हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे रोल्स इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। कैसे कैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, डाटा एनालिटिक्स से, रियल टाइम मॉनिटरिंग से, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग से, ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स। फिर क्या है रिस्क रिपोर्टिंग, तो ये क्या था जो पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन अलग और रिपोर्टिंग अलग है। पहला रिपोर्टिंग का क्या है, डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन टूल्स। पहले जब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट मेरी थी, स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की तो सब्सक्रिप्शन ली थी, अब वो साइट जो मैं देख रहा था सुबह वो नहीं है, अब वो शायद चेंज कर दी होगी इन्होंने। उसमें क्या होता था, पूरा जो शेड्यूल है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, किस इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़े, किसकी कम हो रही है, सारा डाटा वहाँ पे एक ही विजुअल डिस्प्ले आ रहा होता था, पता चल जाता था। जिस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही होती थी वो ग्रीन के साथ शो कर देते, जिसकी कम हो रही थी रेड के साथ। फिर मैंने अल्टरनेट देखा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिलते जुलता ऐसे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड या विजुअलाइजेशन टूल कह दे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है बेसिकली, स्टॉक एक्सचेंज में इसको बोलते हैं स्टॉक स्क्रीनर, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं, ये एब्रीविएशन है, सिंबल है, इसको बोलते हैं, ये कंपनी का नाम आ रहा। आगे चल के देखे एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं। अब आपको पता चल गया भैया ये तो बहुत खतरनाक है शेयर, इससे दूर रहो, ये रिस्क है, इसकी प्राइस डाउन जा रही है, आज WTL तो गया 3% प्राइस कम, बल्कि आज सारी रेड ही है, मार्केट आज डाउन, वो जंग है ना, इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज आजकल डाउन चल रही है, ठीक है। जंग की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी तो फिर जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज पे असर तो बढ़ेगा, बिजनेस डाउन जाएगा, बिजनेस डाउन जाएगा तो शेयर की प्राइस डाउन। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये सारा ये है डैशबोर्ड या विजुअलाइजेशन चार्ट। इसको मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं, तो सिर्फ नंबर है ना, इसको अच्छे अच्छे सिंबल या चार्ट की शक्ल भी दी जा सकती है। तो ये आपको सिखा रहा है कि क्या तरीका है, रोल रिस्क को रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है। पहला और बेहतरीन तरीका क्या, बेहतरीन तो नहीं कहना चाहिए, पहला डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन चार्ट, जिसमें हीट मैप्स होते हैं। हीट मैप का मतलब यह कि कितने % चेंज आ रहा है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये तो अमूमी तौर पे कंटिन्यूस होगा, ये देखिए ये कंटिन्यूस है, ये अगर आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे ना तो आपको चंद सेकंड या एक आधे मिनट के बाद ये चेंज होता नजर आएगा, ये इंफॉर्मेशन, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये रियल टाइम में चेंज हो रही है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिफ्रेश करें तो शायद चेंज हो जाए, बहरहाल चले छोड़े, हमने कौन सा इधर इसको इन्वेस्टमेंट करनी है अभी। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, डैशबोर्ड है कि कंटिन्यूसली आपके सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहेगी। रिस्क क्या, जिस तरह ये स्टॉक एक्सचेंज में आया ना, डिस्प्ले हो गया सारी सिक्योरिटी, उस तरह कंपनी ने अपने जितने भी रिस्क की लिस्ट बनाई होगी, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब का डाटा सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। एक नजर में सारे रिस्क की मेजरमेंट हो जाती है कि कौन सा रिस्क ज्यादा है, कौन सा कम है रिस्क, बिल्कुल। और फिर ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या, कि कंटिन्यूस नहीं, ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन ये नीचे ऑटोमेटेड क्या है, हर दिन के एंड पे, हफ्ते के एंड पे या के मंथ एंड पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि सर इस महीने हमारे सिक्योरिटी फीचर्स क्या थे, किन किन की कंप्लायंस हुई, किन की वायलेशन हुई, कौन से इंसिडेंट अकर हुए, वगैरह वगैरह। ये ऑटोमेटेड तो है लेकिन रियल टाइम नहीं है। डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन टूल्स ये अमूमी तौर पे क्या होते हैं, रियल टाइम। कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए रियल टाइम, नहीं लिखा, ये है।
रियल टाइम नजर आ गया। समझ आ रहा है दोनों में? सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी रिस्क है कंपनी, सारे एक जगह रख दो क्लाउड पे, ताकि जितना हमारे हर डिपार्टमेंट उस रिस्क को मॉनिटर। जैसे फर्ज कीजिए हमारा एक ऑफिस कराची में है, एक लाहौर में है, एक दुबई में है। कराची ऑफिस में कोई रिस्क आया, कोई रिस्क कोई फॉर एग्जांपल हो सकता है, किसी को उन्होंने सेल की थी वो बैड डेट हो गया, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जिस कंपनी का लगाया था वो ओवरहीट होने से एकदम उसमें आग लग गई। अब वही कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर ऑफिस में भी है, दुबई ऑफिस में भी है। बताइए ये इंफॉर्मेशन बाकी ऑफिस तक जानी चाहिए कि नहीं, कि अलग अलग स्टोरेज होनी चाहिए। रिपोजिटरी कहते हैं स्टोरेज स्पेस को। बताइए सारे रिस्क सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में होनी चाहिए कि अलग अलग आइसोलेटेड रिपोजिटरी में? सेंट्रलाइज में। क्यों बोला सेंट्रलाइज? ताकि एक ब्रांच में अगर कोई रिस्क है दूसरे ब्रांच वाले को भी पता चल जाए कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। और रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स, इसके जरिए से भी रिपोर्टिंग की जा सकती है, लेकिन इसके जरिए से रिपोर्टिंग सिर्फ रेगुलेटर्स को होती है। रेगुलेटर ने अपने पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बात टूल्स रिकमेंड किए होते हैं कि इन टूल्स को इंस्टॉल करें। जैसे वो FBI वाले नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो अपना जो काउंटर है वहाँ पे हमारा टूल यूज करें ताकि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो टैक्स रिकॉर्ड अपडेट होता रहे। ये क्या है, रेगुलेटरी का। जितनी सेल हो रिकॉर्ड उनके पास जाता रहे, एंड पे रिटर्न के साथ मैच कर लेंगे। ये कौन से वाला, ये भी रिस्क को रिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी एक रिपोर्टिंग का तरीकाकार है, लेकिन ये कौन सा है, रेगुलेटर्स की रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स। क्लियर हुई ये बात? कोई इशू समझ आ गया? ओवरबर्डन तो नहीं हुए? ज्यादातर कंसेप्ट पढ़े हुए थे? कितने % कंसेप्ट लगभग पढ़े थे हमने? 70% के। ओके कोई बात। और बाकी जो नहीं पढ़े थे वो समझ आ गए? वो मुश्किल तो नहीं, इजी थे? ओके चलिए, तो कल हमारी इसी रूटीन के टाइम पे क्लास होगी और फिर एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। रूटीन की क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा, एक्स्ट्रा क्लास में फिर हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे और फिर उसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने 1-2 दिन रखने हैं एक्स्ट्रा, हाँ जी, कि लेटेस्ट पेपर डिस्कस करने और केस स्टडी, इन चैप्टर्स की केस स्टडी, इसकी तो कल डिस्कस हो जाएगी, कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।